हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुपद एकेडमी। बच्चों, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक के नेक्स्ट लेक्चर की। ठीक है, जिसमें हम लोग उनको इस लेक्चर में हम लोग pyridine के आगे की रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर तक हमने pyridine के बहुत सारे रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया था। तो इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम pyridine के कुछ रिएक्शंस जो बचे हुए हैं, लाइक बेसिकली रिडक्शन ही बचा हुआ है, तो हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद जो 5 मेंबर्ड की रिंग्स होती हैं उनकी हम लोग रिएक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ pyridine। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने pyridine के बहुत सारे रिएक्शंस डिस्कस कर लिए थे, ये समझिए कि आखिरी पॉइंट है pyridine का। तो बच्चों, सबसे पहली बात, तो pyridine की रिडक्शन कराने के लिए बेसिकली हम लोग 3 तरीके का रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं वो 3 तरीके के करेंगे। पहला जिसमें हम लोग बात करेंगे दैट मीन्स मेटल एंड सॉल्वेंट के बारे में, जिसको डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शंस कहा जाता है ना। उसी तरीके से H2 प्लेटिनम की बात करेंगे, जिसमें हम लोग हाइड्रोजनेशंस की बात करेंगे, एंड अदर वन विच इज़ कॉल्ड सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट की चर्चा हम लोग करेंगे, हाइड्राइड बेस्ड। तो बेसिकली एग्जाम में इन 3 के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं मेटल और सॉल्वेंट के बारे में। तो पहला विद हम बात करने वाले हैं लिथियम और अमोनिया एज अ सॉल्वेंट, पहला। और जिसी को आप क्या कहते हो, बर्च रिडक्शन ऑफ pyridine कहा जाता है। तो क्या कहानी होती है pyridine के बर्च रिडक्शंस की, क्योंकि एग्जाम में इसके सवाल पूछे जाते हैं, तो क्यों ना हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो बच्चों, pyridine में अगर मैं कहूँ आपसे, तो pyridine में डबल बॉन्ड तो है, क्योंकि बेंजीन में आप बर्च करवाते थे, तो pyridine में भी बर्च हो सकता है, आराम से होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक तरीके से बेंजीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। तो देखो, जब हम लोग pyridine की रिएक्शन कराएंगे बर्च, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मेटल। और मेटल अगर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं। और यहाँ बताइए, क्योंकि मैकेनिज्म हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एक डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जब डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये किसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ मान होमोलिटिकली क्लीवेज हो, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चला जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयन, और यहाँ पे रेडिकल, जिसको आप क्या बोलते थे, रेडिकल अनायन पेयर, है ना। बॉन्ड टूटते थे, एक माइनस होता था, एक रेडिकल बन जाता था। माइनस क्यों बनता था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ये फेंकता था वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कैरी कर लेता था। और यहाँ पे रेडिकल अनायन पेयर बनने के बाद ये रेजोनेंस करके आपस में दूर चले जाते थे, और जब दूर चले जाते हो तो यहाँ पे अनायन और रेडिकल इस तरीके से जनरेट हो जाते थे। और बाद में बारी बारी से हम इनको क्या करेंगे, प्रोटोनेट कर देंगे, और प्रोटोनेट करके एक बार H यहाँ लगा देंगे और एक बार H यहाँ लगा देंगे, है ना। ऐसे मैकेनिज्म हम लोग पहले भी देख चुके हैं बच्चों, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको आता होगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी बर्च का रिड्यूसिंग पार्ट। लेकिन बच्चों, कभी कभी हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, क्या, जरा देखो। मान लीजिए मेरे पास अगर pyridine दिया है, और इस pyridine में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Ame डाल करके दिया हुआ है, ठीक है, NMe2। और याद करो, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है लिथियम अमोनिया देन मिथाइल आयोडाइड। तो देखो, बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो जो हमारा माइनस चार्ज विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में जो होगा, यहाँ जो कार्बन पे माइनस बनेंगे, क्योंकि जैसे ही आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास रेडिकल अनायन पेयर बनेंगे, है ना। और रेडिकल अनायन पेयर बनने के बाद NMe2 है, मान लीजिए रेडिकल यहाँ पे माइनस बना, सबसे पहले ये दूर भागे एक दूसरे से, और उसके बाद जब प्रोटोनेशन हुई तो मान लीजिए ये प्रोटोनेट हुआ, उसके बाद यहाँ पे फिर से अनायन बनता है ना, आप जानते हैं इस बात को। फिर से रेडिकल है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कुछ नहीं तो प्रोटोनेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड दिया हुआ है, तो जो हमारा अनायन बना है मिथाइल आयोडाइड पे अटैक करेगा, और आयोडाइड पे अटैक करने के बाद फाइनली वी हैव अ दिस प्रोडक्ट। तो लास्ट में जहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगेंगे, जहाँ पे हमारा रेडिकल बना होगा, वहाँ पे आप इस अल्काइल ग्रुप को जा करके अटैच कर सकते हो। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप अपने जहन में रखेंगे, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा अगर हम चर्चा करते हैं तो क्या करेंगे, ज़रा एक बार बोर्ड पे देखते चलिए, ठीक है बच्चों। चलिए,
तो इस तरीके के रिएक्शंस एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो अल्काइलेशन का सवाल दे देगा, और अल्काइलेशन कैसे किए जाते हैं वो बच्चों आप काफ़ी अच्छे से जानते हो। बर्च रिडक्शन में बहुत डिटेल्ड में ये सारी चर्चाएँ हो चुकी हैं। अब मेरा अगला सवाल आपके जहन सामने ये रहा, देखो यहाँ पे आपके पास पिरिडीन है, और पिरिडीन में मान लीजिए कार्बोनिल ग्रुप यहीं बना करके दे दिया गया है, ठीक है, और आपसे कह दिया है भैया लिथियम अमोनिया डाल दीजिए और देन यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड को डाल दीजिए। तो देखो बच्चों, जब आप इस रिएक्शंस को कैरीड आउट करोगे तो देखो यहाँ पे बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे जब आपके पास रेडिकल अनायन पेयर मान लीजिए बन रहे हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड OET R NET2 है, ठीक है, पहला प्रोटोनेशन हो गया। यहाँ पे ये जो रेडिकल अनायन पेयर है मान लीजिए दूर आपस में भाग रहे हैं, तो यहाँ पे आपने इसको रेडिकल अनायन पेयर बना करके थोड़ा इसको दूर भी कर दिया, नो प्रॉब्लम, है ना, इसको आपने थोड़ा दूर करने की कोशिश करी, और आप जानते हो कि यहाँ पे अगर रेडिकल बन गया और ये प्रोटोनेट हो गए, क्या हो गए, ये प्रोटोनेट अगर हो भी गए, लेकिन ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल प्रोटोनेशन होने के बाद जब ये माइनस दोबारा से जनरेट होगा तो ये माइनस चार्ज, देखिए बच्चों बस ये थोड़ी सी बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अगर यहाँ पे, अरे यार NET2 है, NET2 है, और ये रेडिकल जब बनेगा तो माइनस चार्ज यहाँ पे बना दीजिएगा, क्योंकि दोबारा से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये गेन करने के बाद माइनस बनेगा, और ये माइनस चार्ज जब यहाँ पे आएगा तो ये इसको स्टेबलाइज कर सकता है। इसीलिए जब भी हमारे पास रिएक्शन होगी तो आप स्टार्टिंग तो इस तरीके से करिए, लेकिन जहां पे आपका विड्रॉइंग ग्रुप है वहां पे माइनस बना करके अल्काइलेशन लास्ट में उसी कार्बन पे आपको करना पड़ेगा। तो ये अल्काइलेशन जो है आप इसी कार्बन पे हमेशा करोगे जिस कार्बन पे हमारा ग्रुप लगा हुआ हो। तो रेडिकल अनायन पेयर ऑलमोस्ट दूर तो चले जाते हैं, लेकिन बाद में ये विड्रॉइंग ग्रुप उनको बुला करके माइनस चार्ज स्टेबलाइज करने की बात कर देता है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन चुका है, तो इस बात को थोड़ा सा गौर कर लीजिए। तो विड्रॉइंग ग्रुप आप कहाँ पे लगाओगे, जी जहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप है वहाँ आप अल्काइलेशन करोगे, क्योंकि माइनस चार्ज वहाँ पे जनरेट हो सकता है ना। नोट करो, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आपको दिया गया है, क्योंकि ये मैं उस स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा रहा हूँ जिस बुक से हेट्रोसाइक्लिक के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्लेडन तो है ही, है ना, उस बुक का मैं नाम आपको बता दूंगा अभी, वो बुक है एक। अब जैसे कि यहाँ पे आपके पास दो विड्रॉइंग ग्रुप आपके सामने लगा दिए गए, OET मान लो, O जो भी है NET2, और यहाँ भी है NET2। तो देखो बच्चों, यहाँ आपको बोल दिया है लिथियम अमोनिया देन PHCH2Br। अब आप समझ गए होंगे कि ये रिएक्शन जो है ये पिरिडीन की रिएक्शन है और सामने विड्रॉइंग ग्रुप भी लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, तो देखो डबल बॉन्ड, आप इस बात को मानते हो कि अगर मैं रेडिकल बनाऊंगा, माइनस बनाऊंगा, तो इस कार्बन पे कभी माइनस जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेडिकल अनायन पेयर अगर बनाऊंगा तो यहाँ माइनस, यहाँ रेडिकल, और रेडिकल जब बनेगा तो माइनस बनेगा, तो ये माइनस कभी यहाँ पे जनरेट नहीं हो पाएगा, है ना, ये रेजोनेंस करके यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो ग्रुप देख रहे हैं आप, इसी के रिस्पेक्ट में बात करिए। क्यों बात करिए, इस पाई बॉन्ड को इस तरीके से रेजोनेट कराइए, क्योंकि अब आप समझते हैं कि माइनस चार्ज अब यहाँ पे अगर आप बनाते हो C डबल बॉन्ड O NET2 और माइनस यहाँ रेडिकल यहाँ पे, है ना भाई, है ना, और इसको प्रोटोनेट करके आप इसको रखते हो, रेडिकल को दूर भी भगा दो, वापस से ये माइनस चार्ज यहाँ बनेगा, क्योंकि पहले वाला मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, ये माइनस यहाँ दोबारा जनरेट हो जाएगा, और जो PHCH2Br है वो यहाँ पे आकर के आपके अटैच हो जाएंगे। तो ये थोड़ा मैंने जल्दी कर दिया, आप इसके पहले वाले मैकेनिज्म पे फोकस करिएगा। रेडिकल बनाए हैं वो वापस माइनस पर जाएगा, माइनस दोबारा हाँ माइनस जो बनेगा वापस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप उसको स्टेबलाइज कर सकता है, और यह आपका प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। तो थोड़ा सा है इस रिएक्शंस पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि बर्स्ट रिडक्शन ऑफ पिरिडीन में अगर नॉर्मल पिरिडीन है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ पिरिडीन लगा हुआ है तो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ग्रेट। चलिए अगला सवाल
ये तो हो गई बात, चलो भैया पिरिडिन की रिडक्शन हमने करा दी है, लेकिन अब अगला रिडक्शन होता है बी, जिसमें हम लोग बात करते हैं भाई H2 प्लेटिनम चारकोल। इसमें ज़्यादा कुछ करना सॉरी H2 प्लेटिनम और इसके साथ सॉल्वेंट एसिटिक एसिड डाल करके दिया जाता है, ठीक है। बेसिकली क्या करता है बच्चों, ये पिरिडिन है, ये पूरा का पूरा हाइड्रोजनेट करने का काम करता है। ये अगर रिएजेंट यहाँ पे आपने डाल दिया है तो ये काम क्या करेगा, देख लो बच्चों, पिरिडिन को पूरा का पूरा हाइड्रोजनेट करके इसको कंप्लीटली रिड्यूस कर देता है। तो ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड सवाल है कि भैया H2 प्लेटिनम चारकोल बेंजीन के साथ भी अगर देते तो उसको हाइड्रोजनेट कर सकता है, बट अगर पिरिडिन को दिया है तो पिरिडिन 100% इसमें चली जाएगी। तो कभी कभी एग्जाम में आपको क्या करता है, पिरिडिन बना करके दे देता है और बोलता है भैया पहले यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड को डाल दो, उसके बाद यहाँ पे H2 प्लेटिनम एसिटिक एसिड को डाल दो। क्या प्रोडक्ट बनने वाला होगा जरा आप मुझे बताइए। बेसिकली आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो पिरिडिन है उस पिरिडिन का आप मिथाइलेशन कर दीजिए, क्योंकि पिरिडिन है और पिरिडिन यहाँ पे अटैक करके Br को बाहर निकालेगा और पिरिडिन के साथ क्या बन जाएगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद आपको क्या करना है जरा बताइए। एसिटिक एसिड के साथ आपको डाल दिया गया है यहाँ पे जिंक, और इसके बाद जब ये रिड्यूस होगा तो ये पूरा का पूरा रिड्यूस होकर के फाइनल ये स्ट्रक्चर बन के तैयार है। नोट करिए इसको। तो पिरिडिन के साथ इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से आपको करानी पड़ेगी, नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रिएक्शन है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। तो ये कुछ रिएक्शंस पर्टिकुलरली आपको ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं कि भैया सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शंस क्या होती है, और इसको सॉल्वेंट मिथेनॉल के साथ लिया जाता है, इथेनॉल के साथ C2H5 इथेनॉल ले लो, है ना भाई, ETOH। तो बच्चों क्या होता है, देखो अगर हमने पिरिडिन लिया है और सोडियम बोरोहाइड्राइड हमने इस्तेमाल किया है तो स्लाइटली यहाँ पे हम लोग एसिडिक कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे स्लाइटली आप थोड़ा एसिडिक कंडीशन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पिरिडिन जो हाइड्राइड है, बोरोहाइड्राइड है, देखो बच्चों बोरोहाइड्राइड जो है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स माइनस चार्ज रखता है, तो ये हाइड्राइड इस पे अटैक करता है और बॉन्ड को ओपन कर देता है। देखो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे आप देखें तो हाइड्राइड यहाँ पे अटैच हो चुका है, यहाँ आयन बना है, और एक्चुअली लिटिल बिट दिस वन विल बी लिटिल बिट एसिडिक कंडीशन यहाँ डाली जाती है, ताकि जो N पे माइनस चार्ज बने वो तुरंत के तुरंत यहाँ पे क्या हो, प्रोटोनेट हो जाए, ठीक है। तो एक बार रिडक्शन हो गया, जैसे कार्बोनिल का रिडक्शन होता था। सिमिलरली यहाँ पे जो लोन पेयर है ये वापस से इनामीन की तरह बिहेव करता है। तो मैकेनिज्म कहती है कि भैया जो एसिडिक कंडीशन आपने डाला है ना, वो कंडीशन ये इनामीन जो है वो इमीनियम में कन्वर्ट हो जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाता है और ये H को यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पे है और यहाँ पे आपका H बना हुआ है, और H पे यहाँ पे चार्ज क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव। फिर से बोरोहाइड्राइड आता है और बोरोहाइड्राइड में हाइड्राइड जो है वो अटैक करते हैं इस पे, और इसका लोन पेयर वापस, और फाइनली प्रोडक्ट जो बनता है ना कुछ इस तरीके का बनता है। इसलिए ये थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली रिएक्शन है कि पिरिडिन अगर मुझे दी गई हो और सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन करा दी गई हो तो प्लीज़ आप इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे बनाइएगा। दो डबल बॉन्ड इसको रिड्यूस करिएगा, इसको रिड्यूस करिएगा, इसको रिमेंड रहने दीजिएगा। कैसे रिडक्शंस होती हैं, तो पहले बोरोहाइड्राइड का अटैक इमी, जैसे आपका C डबल बॉन्ड O होता है वैसे अटैक होता है हाइड्राइड का, फॉलोड बाई फिर से इनामीन टाइप की, जैसे इन और अमीन टाइप की रिएक्शन बन गई ना, ये अगर इसको मिटा दो तो क्या है, इन और अमीन है, इनामीन है, तो ये लोन पे रेजोनेंस करके प्रोटोनेशन इस कार्बन पे हो जाता है, और उसके बाद फर्दर रिडक्शन होकर के फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है। ये मैकेनिज्म क्लेडन भी कहती है। तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास, क्योंकि पिरिडिनियम कटाइन ही क्यों ना हो, और अगर मैंने यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल किया है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जब इसको रिड्यूस करता है तो पहले यहाँ पे मिथाइल और यहाँ डबल बॉन्ड N, उसके बाद दोबारा से आप मैकेनिज्म फॉलो करें तो प्रोडक्ट आपका यहाँ बन के तैयार है। तो ये पॉइंट को थोड़ा सा याद रखें, दिमाग चलाएंगे इस पर, ठीक है। लेकिन इसी में एक रिएक्शन जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस पर ध्यान दें। जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पिरिडिन के जो आ सकते हैं एग्जाम में, मैं वही आपको बता रहा हूँ ताकि आप टू द पॉइंट चीज़ों को याद रख पाए। नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ लिए हैं, बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखा है। तो हेट्रोसाइक्लिक की ये भी केमिस्ट्री पे थोड़ा सा आप फोकस करेंगे। अब मान लीजिए सवाल इसी का दिया गया कि भैया पिरिडिन के साथ साथ हमने यहाँ पे डाल दिया है, जो कि मैं अक्सर डाल दिया करता हूँ, OET
और फिर यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो फिर क्या होगा? तो बेसिकली आप जानते हैं कि यहाँ लोन पेयर इस पर अटैक कर जाएगा और अटैक करने के बाद यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे आपका OET है और ये आपका मान लीजिए डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ क्या है, जब NaBH4 को आप डालोगे, NaBH4 एस्टर को तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, पर ये C डबल बॉन्ड EN पे अटैक करके इसको क्या करेगा, सबसे पहले रिड्यूस करके अब डबल बॉन्ड और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET, है ना। अब देखिए, चूंकि ये लोन पेयर जो है वो परफेक्टली हाई कॉन्जुगेशन में आ जाता है, इस वजह से अब फर्दर इसका रिडक्शन नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग जब भी पिरियडिन को सिंपल NaBH4 के साथ रिड्यूस कराएंगे तो 2 डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने इसको कॉन्जुगेशन वाले सिस्टम्स के साथ अटैच कर दिया फिर बोरोहाइड्रेट डाला तो बच्चों याद रखें फिर ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता। तो ये है, अब किताबें लिखती हैं भैया, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है, नोट करिए इसको। आगे बढ़ते हैं। तो रिडक्शन में चाहे वो H2P प्लेटिनम चारकोल हो, सोडियम लिक्विड अमोनिया हो, या फिर इसकी रिएक्शन हो NaBH4 के साथ, पॉइंट जो भी था मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ व्हाट, पिरिडिन। तो पिरिडिन के मैक्सिमम रिएक्शंस जितने भी आपके प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट थे वो सारी बातें हम लोगों ने आपके सामने रख दी हैं। अब अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, वो कहानी होगी 5 मेंबर्ड रिंग्स की। तो बेसिकली हम लोगों ने 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स को देख लिया था, तो अब मैं बात करने वाला हूँ 6 मेंबर्ड, तो फिनिश हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ यानी 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। तो नया टॉपिक हेडिंग डालिए 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों को बेसिकली किसके किसके बारे में ज़्यादा स्टडी करनी है, मैं उसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिनके बारे में हमें एग्जाम में समझना होगा, एग्जाम में सवाल आते हैं। तो इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स में जिसमें मोनो हेट्रो एटम्स हैं, तो वो हेट्रोसाइक्लिक है पायरोल, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक है फ्यूरान, तीसरा हेट्रोसाइक्लिक है भैया थायोफिन, और चौथा हेट्रोसाइक्लिक है जिसका नाम है डायाजोल, ठीक है भैया, इमिडाजोल, डायाजोल, इमिडाजोल है ये। इन चारों मॉलिक्यूल्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोगों को स्टडी करनी है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे जिसमें बेंजो फ्यूज रिंग्स होंगी, है ना भाई। तो 5 मेंबर्ड रिंग्स में हम लोगों को ये चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं भैया, ये 4 पढ़ने ही हम लोगों को। इन चारों में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ पायरोल। किसके बारे में? पायरोल के बारे में। तो पहली कहानी है पायरोल की। चलिए समझते हैं पायरोल है क्या। बच्चों बेसिकली हम देखें तो पायरोल में नाइट्रोजन एक हेटेरो एटम की तरह मौजूद है, जिसके पास 2 चीज़ें हैं। एक तो नाइट्रोजन एटम है, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा एक लोन पेयर है। अब जानते हो हम लोग जियोसिम देख चुके हैं, दिस लोन पेयर इज नॉट अ लोकलाइज्ड, दिस लोन पेयर विल पार्टिसिपेट इन डिलोकलाइजेशन। तो इसके पास देखिए कॉन्जुगेशन करने के लिए आप देख सकते हैं वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, है ना। और यहाँ पे आपके पास कभी माइनस चार्ज बनेगा, कभी पॉजिटिव इस पे बनेगा, यही माइनस चार्ज रेजोनेंस कर सकता है। तो आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड पे जो माइनस चार्ज बन रहा है दैट माइनस विल बी दिस, और यहाँ पे पाई बॉन्ड अगर इधर की ओर रेजोनेंस करता, जैसे कि आप देख रहे हो डबल बॉन्ड के पास इसके पास लोन पेयर अगर इधर की ओर रेजोनेंस करेगा तो बेसिकली नाइट्रोजन के लोन पेयर इस कार्बन पे भी आ जाएंगे, है ना, माइनस चार्ज इस कार्बन पे भी आ जाएगा, और ये रेजोनेंस करेगा तो माइनस चार्ज इस कार्बन पे भी अराइज हो सकता है। तो हम लोग अगर देखें तो जितने भी पायरोल की बात करें तो पायरोल जो है उसके पास जितने भी कार्बन एटम्स हैं उन कार्बनों एटम्स के पास माइनस चार्ज गया है कि नहीं? बिल्कुल गया है। इस कार्बन पे माइनस चार्ज आया है, इसको अगर नाम दिया जाए तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसके पास 1, 2, 3, 4, 5 साइट्स होते हैं, और जो सेकंड कार्बन है चाहे माइनस चार्ज यहाँ भी आया हुआ है, क्या थर्ड पे माइनस आया है? जी थर्ड पे भी माइनस आया हुआ है। क्या फोर्थ पे माइनस आया हुआ है? जी हाँ फोर्थ पे भी माइनस है। क्या फिफ्थ पे माइनस है? जी हाँ फिफ्थ पे माइनस। का मतलब अगर आप समझ पा रहे हैं तो माइनस चार्ज जो है वो सारे कार्बनों के पास मौजूद है, और N के पास क्या है? खुद पे खुद प्लस चार्ज मौजूद है। तो इसका मतलब जितने भी जो कार्बन हमारे पास कार्बन होते हैं पायरोल के, उन सब के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस चार्ज यहाँ पे आ रहा होता है।
तो इसी वजह से पायरोल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ अराइज होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि जो एन का लोन पेयर है, जिसको आपने पिरिडिन में देखा था, पिरिडिन में जो एन का लोन पेयर था, ये लोन पेयर हमारे सामने लोकलाइज्ड था। लेकिन पायरोल की अगर हम लोग बात करें तो पायरोल में जो लोन पेयर हैं, वो पायरोल के जो लोन पेयर होंगे वो क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे। पहली बात तो ये समझ गए। ऊपर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने की वजह से ये एक अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है बहुत ही फेवरेबल होता है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फेवरेबल नहीं था, तो इसका मतलब जो पायरोल होते हैं यानी ये फेवर करता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। और आपको पता है चूंकि ये एरोमेटिक है, तो अगर एरोमेटिक है तो ये सब्स्टिट्यूशन दिखाना पसंद करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन है ये इसकी फेवरेबल रिएक्शन होती है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पायरोल आप दिखाते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो किस सेंटर पे अटैक करेगा, चाहे 2 पे अटैक करे या 3 पे अटैक करे या दोनों पे अटैक कर सकता है, या किस में इसको ज़्यादा फायदा मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली बात प्रॉपर्टी आपने देख ली कि पायरोल है, पायरोल को इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करना पसंद है। और याद रखें पायरोल जो है, इसीलिए जो ऑर्डर आप लिखोगे कि पायरोल जो होता है, चाहे वो पायरोल हो, चाहे वो बेंजीन हो या पिरिडीन हो, आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किस पे होगा, पायरोल पे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। फिर फ्यूरान और थायोफिन को भी हम लेके आएंगे, पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की अगर मैं बात करूँ तो पायरोल इलेक्ट्रॉन डोनर है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करना अच्छा होता है। चलिए, तो इसलिए हम लोग पायरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एटलीस्ट ये पता कर पाएँ कि पायरोल की जो कार्बन सेंटर्स होते हैं उस कार्बन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा होता है, और इस वजह से ये हमारे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करना पसंद करते हैं। तो ज़रा पायरोल और पिरिडिन के बीच में डिफ्रेंशिएट करके चीज़ों को देखिएगा। तो पायरोल की अगर मैं हम बात करें तो पायरोल में आप कह सकते हैं जी लोन पेयर है, और यहाँ भी हमारे पास एक लोन पेयर है। तो बेसिकली ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, ऑल्दो न जानते हम लोग मुश्किल दिखाता है, और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। तो सबसे पहला जब मैंने पिरिडिन बताया था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती थी पिरिडिन में, क्योंकि इसके लोन पेयर इस पर अटैक कर जाते थे। तो लोन पेयर इस पर अटैक करते थे, जी हाँ करेंगे, और इस पर जो हमारा सॉल्ट बन जाता था, या फिर वी कैन से कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होते थे। अब ये जो स्पेसिस बनता था पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के बाद, ये अभी भी एरोमेटिक रहता था, इसलिए इलेक्ट्रोफिल यहाँ पे आके लोन पेयर के साथ अटैक करते थे। बट यहाँ पे अगर पायरोल की हम बात करें तो पहली बात तो आप समझोगे सर इसके पास भी तो लोन पेयर है, अगर इस पे में हमने अटैक करा दिया तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे अटैक कराने से क्या होगा कि ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज जब इसके पास जनरेट होगा तो ये जो सिस्टम बन जाएगा, दिस विल बी अ नॉन एरोमेटिक सिस्टम। क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि पायरोल के अगर लोन पेयर को अपने यहाँ पे अटैक करा दिया तो ये एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम में जनरेट हो जाएगा। इस वजह से ये जैसे अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस करने नहीं चाहेगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव लोन पेयर कभी भी, याद रखिए रेयर की, बहुत ही रेयर केस में आप इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसकी अटैक कराएंगे। लेकिन जैसे आप पढ़ते तो आपके पास जो होता था, मान लीजिए एनिलीन है, अगर एनिलीन है, एनिलीन, तो आपने बहुत सारी रिएक्शन देखी होंगी कि एनिलीन के लोन पेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस करा सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल से, लाइक असाइलेशन, प्रोटोनेशन कराते थे आप, है ना। बट क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग यहाँ पे रिटेन रहती थी, तो पायरोल के साथ क्या होता है कि जो लोन पेयर है बेसिकली वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ इंटरैक्ट करने के लिए नहीं चाहता है। तो कैसे रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ढंग से देखिएगा। तो पहली बात तो ये बात दिमाग में रख लीजिए कि पायरोल के लोन पेयर का अटैक नहीं होगा, ये रेजोनेंस करके अटैक करने की बात जरूर करेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए ग्रेट। तो पायरोल का प्रॉब्लम है कि भैया ये लोन पेयर को अपना देता नहीं है, ताकि यहाँ पे इसमें एन के साथ इसकी रिएक्शंस जनरली पॉसिबल नहीं होती। अगर एन के साथ रिएक्शन पॉसिबल होती तो सारे इलेक्ट्रोफाइल उसी के पास आते और उसी से उनकी रिएक्शंस हो जाती है ना भाई। तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा आप लोगों को। फाइन, अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि पायरोल में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होते कहाँ हैं। एट विच पोजिशन इलेक्ट्रोफाइल अटैक, एट विच पोजिशन इलेक्ट्रोफाइल अटैक। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं पायरोल की। अगर पायरोल में हम लोगों ने कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रोफाइल को डाला,
क्या डाला, इलेक्ट्रोफाइल को हमने डाला। तो मुझे बताइए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, मतलब बेसिकली 2 3, ये दोनों पोजीशंस एक जैसे हैं, ये दोनों पोजीशंस एक जैसे हैं। तो किस पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा? तो देखो बच्चों, इसको दो तरीके से हम लोग समझते हैं। समझने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रोफाइल हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशंस पे जा रहे हैं। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एट पोजीशन 3, किस पे, एट 3 पे, तो मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रोफाइल 3 पे अटैक करेगा, समझो इस बात को, अगर इलेक्ट्रोफाइल 3 पे अटैक करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो गया, अटैचमेंट हो गई इलेक्ट्रोफाइल की, है ना भाई। और पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को माइनस चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों खींच के पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट कर सकता है कि नहीं, बिल्कुल जनरेट कर सकता है ना। इलेक्ट्रोफाइल अटैक उसी तरीके से करेगा। और अगर उसने अटैक 2 पे किया, एट 2 साइड पे अटैक किया, तो 2 साइड पे जब अटैक करेगा तो बात क्या बनेगी जरा देखिए। अटैक 2 पे जब अटैक करेगा तो मेरे पास यहाँ पे अटैचमेंट होगी, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस कार्बन पे होगा, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, है ना। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव किस पे ज़्यादा अच्छा बना है। तो देखो बच्चों, यहाँ लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है, तो जैसे ये पॉजिटिव बना, आप क्या कहोगे, ये लोन पेयर उसको स्टेबलाइज करने के लिए जाएगा, हाँ जाएगा, और यहाँ भी स्टेबलाइजेशन होगी, और जैसे स्टेबलाइजेशन होगी ये इंटरमीडिएट स्टेबल बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। मान लीजिए स्टेबलाइज्ड फॉर्म में चला गया, ये पॉजिटिव बन गया, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल अभी भी मौजूद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा ना यार। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने तो हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो मेरा कहना है कि भैया पायरोल यहाँ पे आया, डबल बॉन्ड यहाँ बना, पाई बॉन्ड यहाँ बना, यहाँ आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, और अगर इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो गया है। तो देखो दोनों में पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी दोनों में आएगी, है ना। पॉजिटिव चार्ज जब बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा रिंग पे, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको दोनों नाइट्रोजन दोनों केसेस में स्टेबलाइजेशन मिलेगी। लेकिन अगर आप समझे तो फर्स्ट केस में स्टेबलाइजेशन जो मिलेगी वहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके जो लोन पेयर हैं, इसके बगल में डबल बॉन्ड है, तो एक साथ में अगर ये कॉन्जुगेशन करे तो इधर जाएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को डेंसिटी नहीं दे पाएगा। लेकिन यहाँ अगर आप समझे तो ये अगर कॉन्जुगेशन करेगा तो ये एक ही तरफ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी इधर जा सकती है तो कभी इधर जा सकती है, तो यहाँ बंटवारा है, यहाँ बंटवारा नहीं है, या एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्टेबिलिटी बनेगी, दैट इंटरमीडिएट इज अ मोर फेवरेबल, इसलिए ये फेवरेबल कंडीशन माना जाता है, ये मोर फेवरेबल होता है, मोर फेवरेबल है। और अगर मोर फेवरेबल है तो ये अटैक करने के लिए फिसाइल होता है, और लास्ट में एरोमेटिसिटी को अगर यहाँ पे देखिए आप, रिटेन करने के लिए वापस से ये अपने लोन पेयर को गेन कर लेते हैं, और हमारे पास प्रोडक्ट ये बन के तैयार हो जाता है। डबल बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास यहाँ H आ जाएगा, यहाँ आपके पास इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएंगे। तो मेरा कहना है कि भैया हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे आप बेंजीन की रिंग में करते थे, तो लास्ट में H यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ भी आपके पास H लगे हुए हैं तो ये भी बाहर निकलेंगे, और प्रोडक्ट हमारा दोनों बनेगा। यानी यहाँ पे आपके पास थर्ड कार्बन पे भी प्रोडक्ट बन जाएगा, और सेकेंड कार्बन पे भी प्रोडक्ट सेकेंड पोजिशन पे भी प्रोडक्ट बनेंगे, और थर्ड पर मेजर ये वाला माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए पायरोल की जब भी हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस बात का ख्याल रखिए कि पायरोल में जो रिएक्शंस होती हैं वो सेकेंड पोजीशंस पे फेवरेबल होती हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। थर्ड पे कब होंगी? जब दोनों सेकेंड वाले हमारे ब्लॉक हो जाएंगे, वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करा के एरोमेटिसिटी अगर रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, तब थर्ड पे पॉसिबिलिटी मेजर की बनेगी। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ग्रेट। तो यानी कौन से पोजीशंस पे हम पायरोल की रिएक्शंस करा रहे हैं? हम लोग पायरोल की रिएक्शंस बेसिकली 2 और 3 पे कराते हैं, और 2 पे जो रिएक्शंस हैं वो फेवरेबल रिएक्शंस के रूप में काउंट होती हैं। आई थिंक आप इस बात को समझते हैं। अब मैं कुछ इलेक्ट्रोफाइल डाल रहा हूँ, बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं, बड़ा ही थोड़ा सा कहते हैं ना, पायरोल की भी अपनी बहुत बड़ी रिएक्शंस फैक्ट्री है, तो ज़रा इसको देखते हैं। तो चलिए आते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ पायरोल की स्टोरी करते हैं भाई।
केमिकल रिएक्शंस ऑफ पायरोल, कि भैया पायरोल को किसी के साथ रख दिया जाए तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो सबसे पहला ए, विद स्ट्रॉन्ग एसिड, विद स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन डाल दी जाए, विद स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HNO3 के साथ छोड़ दिया जाए, HCl के साथ छोड़ दिया जाए, H2SO4 के साथ छोड़ दिया जाए, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और उससे क्या होगा जरा बोर्ड पे देखो, अगर मैंने पायरोल लिया और पायरोल को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मैंने छोड़ दिया है तो यहाँ पे होती है पॉलीमराइजेशन ऑफ पायरोल, यानी पायरोल में पॉलीमराइजेशन। आप सोचोगे सर यहाँ पे तो लोन पेयर है, आप इसको प्रोटोनेट करा सकते हैं, तो वो गलत होगा, है ना। आप समझते हैं पायरोल को प्रोटेक्शन कहाँ करानी है, आप जानते हैं सेकेंड नंबर कार्बन पे। तो इसका मतलब पायरोल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या डेवलप्ड होगी कि भैया पहले ही यहाँ पे आपके पास जनरेट क्या हो गया है, बताओ ज़रा। यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन और N पे पॉजिटिव चार्ज। तो स्ट्रॉन्गर एसिडिक कंडीशन में हम पायरोल को इस तरीके से बना देते हैं। और आप बोलोगे सर फिर तो हाइड्रोजन ही लॉस करके फिर से पायरोल उस तरीके से आ जाएगा, नहीं। तो स्ट्रॉन्गर एसिडिक कंडीशन में हम इसको प्रोटोनेट करके सेकेंड पायरोल जो होता है, याद रखें सेकेंड पायरोल जो होगा वो इस पे अटैक कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बना, एसिडिक कंडीशन आपने डाला तो ये प्रोटोनेट हो गया। आप बोलोगे सर डी प्रोटोनेट होने पे भी यही बनेगा, वो स्लाइटली एसिडिक कंडीशन डालते तो रिवर्सिबल रिएक्शन चलते रहती है, पायरोल का कोई लफड़ा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्गर एसिडिक कंडीशन डाल दिया तो इसको ब्लॉक कर देता है, H को निकलने नहीं देता। और उस वजह से क्या होता है, देखो बच्चों प्लीज़, यहाँ पे रिएक्शन जो होती है वो डिफरेंस हो जाती है, पायरोल प्रोटोनेट होने के बाद पॉलीमराइज्ड करना शुरू कर देता है। और पॉलीमराइज्ड करने पे इसकी एरोमेटिसिटी की ऐसी की तैसी हो जाती है। देखो इधर यहाँ पे N और यहाँ पे आपके पास एक नया स्ट्रक्चर जनरेट होगा पायरोल का। ये आपके पास पाई बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास कार्बन कार्बन नया बॉन्ड बन गया इसका, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल सेंटर बनता है ना, तो इसका मतलब ये सेंटर इलेक्ट्रोफिल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएंगे पॉजिटिव, फिर से एक नया पायरोल इस पर अटैक मारेगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो सिस्टम है ये पॉलीमराइज करती चली जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि पायरोल को अगर आपने स्ट्रॉन्गर एसिडिक कंडीशन में डाल दिया है तो वो पायरोल नहीं रहा, वो पॉलीमराइज्ड हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा कैरी कर, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। तो पहला रिएक्शन है विद स्ट्रॉन्गर एसिड। चलो भैया स्ट्रॉन्गर एसिड हम लोग पायरोल में नहीं डालना पसंद करेंगे, क्योंकि पायरोल की ऐसी की तैसी हो जाती है, पायरोल बर्बाद होना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये रहा कि पायरोल का अगला रिएक्शन, तो पहला रिएक्शन तो आपने ये देखा। अब मैं बात करता हूँ, चलो पायरोल की अगर हमें नाइट्रेशन करानी पड़े, किसकी करानी पड़े, नाइट्रेशन करानी पड़े, तो जैसे हम लोग पिरियोडिन की नाइट्रेशन कराते थे तो NO3 H2SO4 डाल देते थे तो NO3+ जनरेट होता था, वो नाइट्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता था, है ना। पर हम जानते हैं यहाँ स्ट्रॉन्गर एसिड हम अगर पायरोल में डालेंगे तो पायरोल में पॉलीमराइजेशन हो सकती है। इसलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नाइट्रिक एसिड और यहाँ पे हम लोग लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, और इन दोनों के मिलने से बनता है एसिटाइल नाइट्राइट। क्या बनता है, एसिटाइल नाइट्राइट, NO2 SiO2, ठीक है। दिस इज द एसिटाइल नाइट्राइट, और इसके साथ निकलते हैं थोड़े बहुत एसिटिक एसिड, और ये हमारा नाइट्रेटिंग एजेंट होता है। क्योंकि हम लोग स्ट्रॉन्गर एसिड यहाँ नहीं ले सकते, पहले ही हम लोग किसी बीकर में HNO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड को मिला करके तैयार कर लेते हैं अपना, ये इसको फिल्टर आउट कर लेते हैं और फिर पायरोल को यहाँ पे हम लोग डालते हैं। और बच्चों जानिए, पायरोल को अगर हमने डाला है ACONO एसिटाइल नाइट्राइट में और एसिटिक एसिड में, तो ये NO2+ जनरेट करने वाला है, और आपको पता है कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, सेकेंड पोजीशन पे NO2। मैकेनिज्म वैसे ही लिखा करिएगा, है ना, NO2+ जनरेट करेगा, ये मूव करेंगे, N से लोन पेयर तो जाएगा नहीं, और ये कहानी बन जाएगी इस तरीके का, NO2 इस कार्बन पे जाकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो पायरोल के नाइट्रेशन कराने के लिए आप ये काम करने वाले हैं। फिर हम लोग अगर एसाइलेशन की बात करें, एसाइलेशन, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पिरियोडिन की एसाइलेशन पढ़ते थे बच्चों, तो याद करो वहाँ पे आप पिरियोडिन की एसाइलेशन जब कराते थे तो पिरियोडिन में N पे एसाइलेशन हो सकता था, क्योंकि N का लोन पेयर अटैक कर जाता था। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे पायरोल को लूँ और पायरोल को लेने के बाद यहाँ पे बोल दिया किसी ने कि चलो भैया Ac2O और BF3 डाल दो, तो ये भी एसिटाइलेटिंग एजेंट होता है, एनहाइड्राइड, है ना। तो इससे क्या होगा
कि ये जो Sc2 एनहाइड्राइड है, समझ लीजिए भैया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, तो ये आप यहाँ से इनका लोन पेयर का अटैक मत करा दीजिएगा, जो पिरिडीन में या एनिलीन में आप कराते हैं, आप यहाँ से जो अटैक कराओगे दैट विल बी अटैकिंग साइट, और यहाँ पे आपका असोलेशन जो होगा वो इस कार्बन पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपके पास CH3 ग्रुप लगे होंगे, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, लास्ट में इस H को आप यहाँ से बाहर निकालिए और अपने लोन पेयर को अटैक कराइए और फाइनली असाइलेटिंग प्रोडक्ट ये बना करके छोड़ दीजिए। तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट बना है दैट विल बी द असाइलेशन। तो सेकेंड कार्बन पे आप असाइलेशन कराएं, चाहे वो आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए क्यों ना दिया हो, भैया असाइलेशन कराइए, जरा इसको बताइए कि कहाँ पे आप असाइलेशन करा रहे होंगे, या फिर आपको पिरिडीन डाल करके दे दिया है और पिरिडीन डाल करके आपसे देखो बच्चों कह दिया है कि ज़रा यहाँ पे हमारे पास CH3COCl है, CH3COCl है, ज़रा असाइलेशन कराइए। आप N का असाइलेशन मत करा दीजिएगा, आप किसका असाइलेशन कराइएगा बताइए, आप असाइलेशन कराएंगे इस कार्बन से, ठीक है बच्चों। मैग्नीशियम कॉमन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 आपको डाल करके दिया गया होगा, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। तो असाइलेशन आप करा सकते हैं, पिरिडीन जैसे कराते थे वैसे नहीं कराएंगे, पायरोल के सेकेंड कार्बन पे असाइलेशन आप कराने वाले होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्जुगेशन या तो लोन पेयर लोकलाइज नहीं रहता, कॉन्जुगेशन करता रहता है, इस वजह से असाइलेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। तो नाइट्रेशन हो चाहे असाइलेशन हो, आप यहाँ पे इसको अंजाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ए बी जो भी नंबर आप दे रहे थे, ए आपने नंबर दिया था प्रोटोनेशन का, बी आपका नंबर था, इसको डी दे देते हैं, ठीक है। नाइट्रेशन असाइलेशन के बाद एक रिएक्शंस होती है जिसको बोला जाता है विल्स-मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? विल्स-मेयर रिएक्शन। अब ये विल्स-मेयर रिएक्शन पायरोल की अच्छी रिएक्शन है जिसको आपको समझना चाहिए। और ये अच्छा यार जो भी है यार, नाम विल्स-मेयर रिएक्शन है, ठीक है। कहानी क्या है, यहाँ पे अगर हम पायरोल को लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग पायरोल को लेते हैं तो पायरोल हमारा जो है वो किसके साथ इंटरैक्ट करता है? POCl3 एंड वन अमीन, ठीक है। मेनली यहाँ पे हम लोग DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पे? एक अमाइड जनरेट लेते हैं, और उससे हमारे पास क्या होता है, सेकेंड कार्बन पे, सेकेंड कार्बन ऑफ पायरोल पे कोई कार्बोनिल ग्रुप का यहाँ पे अटैचमेंट होता है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप का यहाँ पे अटैचमेंट होता है। तो अब ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे कैसे आते हैं जरा इसको देखते हैं। देखो बच्चों, तो ये डिपेंड करता है अमाइड पे, अमाइड आपने क्या लिया है। तो बेसिकली अगर आपने यहाँ पे फॉर्मामाइड लिया है, क्या लिया है? फॉर्मामाइड, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड अगर आपने लिया है तो ये CHO ग्रुप को यहाँ पे जाकर के इंट्रोड्यूस कर देगा। पायरोल यहाँ पे है और CHO ग्रुप बच्चों यहाँ पे जाकर के इंट्रोड्यूस आपका हो जाएगा। तो कैसे हम रिएक्शंस को कराएंगे? तो पहले हम इन दोनों को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद ही हमारा प्रोडक्ट ये बनता है। कैसे बनेगा जरा इसको हम लोग देखते हैं। बेसिकली बच्चों क्या होता है, अगर मैं स्टेप वाइज चलूँ तो स्टेप 1 में जो हमारा अमाइड है C डबल बॉन्ड O NMe2 और H है, यहाँ का लोन पेयर, और यहाँ पे P डबल बॉन्ड O Cl है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इस पे अटैक करके Cl को यहाँ से भगाता है, और यहाँ पे जनरेट क्या कर देता है? NMe2। मान लीजिए मैंने अमीन लिया है तो पॉजिटिव, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ O है, और O के साथ क्या डेवलप हो गया? फॉस्फोरस। आप समझ सकते हैं, मैग्नीशियम तो समझ गए होंगे, O पे माइनस बना होगा, Cl बाद में निकला होगा, Cp डबल बॉन्ड O Cl और Cl, ठीक है। और जो Cl माइनस यहाँ पे जनरेट हुआ था, यही Cl माइनस इस कार्बन पे अटैक करके इस बॉन्ड को ओपन करता है, और बॉन्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पे O, यहाँ पे N, यहाँ पे फिर से लोन पेयर वापस आ जाते हैं, है ना भाई, लोन पेयर वापस आ जाएंगे। यहाँ पे एक नया एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन आ जाएगा, और ये तुम्हारा फॉस्फोरस का पूरा फैमिली बन चुका है बाहर निकलने के लिए। तो ये वापस आता है और इसको पूरी की तरीके से बाहर निकाल देता है, और बाहर निकालने के बाद हमारे पास एक नया इंटरमीडिएट तैयार है जो कि ये बनता है, ठीक है। यहाँ Me लगा दीजिए, यहाँ H लगा दीजिए। तो ये हमारा नया इंटरमीडिएट तैयार है, और इस इंटरमीडिएट पे अब जो अटैक होगा वो होगा
पायरोल का। अब पायरोल अटैक कैसे करेगा वो आप लोग जानते हैं, कैसे अटैक करेगा बताओ। चूंकि आपने फर्स्ट में POCl3 और DMF को डाल दिया तो POCl3 और DMF दोनों मिल करके ये इंटरमीडिएट जनरेट करते हैं और इस इंटरमीडिएट की स्टोरी अब अगला क्या होगी, पायरोल हमारा जो है वो आएगा और वो हमारा अटैक करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो पायरोल की अटैक अब हम लोग कराने जा रहे हैं, जरा इस पर चर्चा करिए। तो स्टेप 2 क्या है, जरा देखो बच्चों। स्टेप 2 में हमारे पास पायरोल है और इस पायरोल को जब हम लोग इसके सामने रखेंगे, C डबल बॉन्ड Me, मान लीजिए यहाँ क्लोरीन है और ये H है, आप ही बताओ ना, समझ गए होंगे। ये लोन पेयर वापस, ये लोन पेयर ये अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन होगा, N+ है और जैसे बॉन्ड ओपन हुआ वी हैव अ नाइट्रोजन, वी हैव अ डबल बॉन्ड, वी हैव अ H, वी हैव अ पॉजिटिव और देखो इस कार्बन पे अटैचमेंट हो गया है, ये बॉन्ड खुला, यहाँ N है, यहाँ Me2 है, यहाँ पे क्लोरीन है और अब समझिए तो ये एरोमेटाइज करने के लिए ये अपने आप को पूरी तरीके से एरोमेटाइज करना चाहेगा, एरोमेटाइजेशन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप इस मैकेनिज्म को समझ पा रहे हो तो वेल एंड गुड है। यहाँ पे अब देखो जरा समझो कि यहाँ जो आपका NME2 था है ना, Cl था, ये क्या करेंगे, ये Cl को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकालते ही आप देख सकते हो क्या जनरेट हो जाएगा बच्चों, N डबल बॉन्ड Me2+ और ये H, इमीनियम टाइप के सिस्टम है ना। और आपको पता है जब हम लोग इमीनियम को हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड O। तो कुछ नहीं करना है, पहले आप DMF और जैसे इसको देखोगे तो पहले DMF और POCl3 आपस में मिल करके ये इस तरीके से इमीनियम जनरेट कर देते हैं और उस इमीनियम पे ही हमारा अटैक करता है। नोट इट डाउन। और इसके बाद यहाँ पे आप देखो थर्ड पोजीशन, जब थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप जनरली यहाँ पे वर्कअप होता है, यानी एसिडिक वर्कअप यहाँ पे करके आप क्या करते हो, ये जो हमारा N डबल बॉन्ड C है इसे कार्बोनिल में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। तो ये कहानी है एक रिएक्शन जो आपको समझना पड़ेगा। नोट कर ले, करिए बढ़िया से नोट कर लीजिए इसको। तो ये विल्समेयर रिएक्शंस एक अच्छी रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी जाती है पायरोल की। तो पायरोल जब भी आप DMF के साथ देखें, POCl3 के साथ देखें तो समझ जाइए कि भैया विल्समेयर रिएक्शन है। और बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए ना, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे मेरे पास CH3 ग्रुप लगा करके दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास डाल दिया गया है क्या, POCl3, क्या डाला गया है, POCl3 और इसमें मुझे डाल दिया गया है N के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 Me2 और बोला गया है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो कहानी वही है, ये दोनों मिलेंगे और मिलने के बाद क्या जनरेट करेंगे बताओ, N डबल बॉन्ड C, एक CH3 ग्रुप यहाँ रहेगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, Cl, Me2 यहाँ पे आपके पास मौजूद है, पॉजिटिव यहाँ है, इसका अटैक कराइए। अटैक कराने के बाद आप जरा देखें यहाँ पे आपके पास मिथाइल मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये तुम्हारा बना हुआ है कार्बन और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3। और आपको पता है बच्चों इसी कार्बन से, क्योंकि आप एक तरीके से समझ लीजिए ना, ये पूरा का पूरा CO ग्रुप यहाँ पे हमें जा करके क्या कर देना है, अटैच कर देना है, ठीक है, समझ गए। नोट करिए। तो अगर ये आपका टर्सरी अमीन है, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं, टर्सरी अमीन है, तो प्रोडक्ट आपका यहाँ बन के ये तैयार हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट करिए बच्चों, यस। अब अगर मेरा सवाल ये रहता कि भैया अगर मेरे दोनों पोजीशंस जो हैं पायरोल के वो ब्लॉक्ड होते हैं सेकेंड वाले, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक पोजीशन है CH3 ब्लॉक करके रखा हुआ है और फिर यहाँ मैंने POCl3 डाला है और यहाँ DMF डाल दिया है, तो आप क्या बोलोगे, सर जी ये तो ब्लॉक्ड है पर ये तो फ्री है ना, बहुत बढ़िया। तो हम पायरोलेशन कहाँ कराएंगे, मतलब फॉर्माइलेशन कहाँ कराएंगे, इस कार्बन पे करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को, क्योंकि एक पोजीशन भले ही ब्लॉक्ड हो सेकेंड तो बचा हुआ है ना। लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि भैया यहाँ पे मेरा सेकेंड पोजीशन दोनों तरफ से ब्लॉक्ड कर दिया है मैंने, अब क्या करोगे,
तब फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप POCl3 लीजिए, DMF डालिए। अब जो रिएक्शन होगी कहाँ होगी जरा मुझे बताइए, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे। इसका मतलब अब हमारा जो फॉर्माइलेशन होगा वो इन दोनों पे आपने ब्लॉक करके तो रख ही दिया था, तो इसको हटाइए और यहाँ पे आप फॉर्माइलेशन करिए और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन के तैयार है। नोट करिए इसको अच्छे से, प्लीज़ नोट इट डाउन बच्चों। चलो अच्छे से इसको नोट करो। तो पहले हम लेवल 1 से लेवल 2 की ओर चल रहे हैं। तो पहला लेवल 1 था जिसमें हम लोग पायरोल की बेसिक रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। अब हमारा लेवल 2 स्टार्ट हो गया कि पायरोल की कुछ अच्छी रिएक्शंस को ज़रा डिस्कस किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक सवाल और आपसे कहा जाता है कि अगर मेरे पास पायरोल दिया हुआ है और उस पायरोल को अगर हम रिएक्शंस में भेजें और पायरोल की रिएक्शंस के बाद मिथाइल यहाँ लगा करके मैंने दिया है, POCl3 यहाँ पे है और DMF यहाँ पे है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा दिमाग लगाइए। तो देखो ये क्या कहता है जरा सोचो, ये कहेगा कि रिएक्शंस यहाँ हो यहाँ हो, फेवरेबल कंडीशंस इसकी इन दोनों की है ना। और अगर मिथाइल की बात करें तो आप जानते हो मिथाइल एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग ग्रुप है और हाइपर कॉन्जुगेटिंग ग्रुप का कहेगा कि भैया चाहे तो इसके ऑर्थो, क्योंकि ये इसका ऑर्थो बन गया है ना, ये इसका ऑर्थो बन गया, ये इसका मेटा बन गया है ना। तो ये डायरेक्शन, ये मान लीजिए इसका ऑर्थो यही है, इसका भी ऑर्थो यही है। थोड़ा समझ रहे हो? जैसे अगर बेंजीन की रिंग होती तो बेंजीन की रिंग में अगर ये मिथाइल होता तो ऑर्थो ये दोनों होते ना। तो इसका मतलब ये इसको यहाँ डायरेक्ट कर रहा है, ये इसको यहाँ डायरेक्ट कर रहा है, दोनों इस पोजीशंस को डायरेक्ट कर रहे हैं। इस पोजीशन पे अकेला है, इस पोजीशन पे ये अकेला है। तो इसका मतलब ये जो पोजीशंस होंगी इन दोनों पोजीशनों पे अटैक होता है। पायरोल की खासियत है कि यहाँ पे आपके डायरेक्टिंग इफेक्ट्स काउंट होंगे और ये कहेगा कि फॉर्माइलेशन यहाँ पे होना चाहिए, तो CHO यहाँ पे होता है। तो ये थोड़ा सा जहन में रखें कि फॉर्माइलेशन कहाँ पे होगा, तो ये फॉर्माइलेटिंग यहाँ पे आपके हो जाएंगे। नोट करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये विल्समेयर रिएक्शन है बच्चों। विल्समेयर रिएक्शंस को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इनको अच्छे से देख लीजिएगा। तो विल्समेयर रिएक्शंस के बाद हमारा जो अगला रिएक्शन है वो रिएक्शन है ABCDE मान लीजिए, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, मैनिक, यानी इसके मैनिक टाइप की रिएक्शंस यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं और काफ़ी हद तक पढ़ते हैं। तो मैनिक रिएक्शन क्या होता है हम लोग जानते हैं। मैनिक रिएक्शंस में वी हैव अ फॉर्मल्डिहाइड एंड वी विल टेक नाइट्रोजमीन, सेकेंडरी अमीन इन स्लाइटली एसिडिक कंडीशन, और जो क्या जनरेट करते हैं आपको पता है, ये फॉर्माइलिस्टिंग ये दोनों मिलके क्या जनरेट करते हैं, आप लोगों को याद होगा, वी हैव अ फॉर्माइल ग्रुप एंड वी हैव अ NMe2। तो यहाँ पे Me है और ये बेटा Me है और दोनों मिल करके बना देते हैं N। यहाँ बन जाता है मिथाइल, यहाँ बन जाता है मिथाइल, ये बनता है पॉजिटिव, ये बनता है पॉजिटिव। अब ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है और इस इलेक्ट्रोफाइल पे हमारा जो पायरोल है, ये पायरोल अटैक करने के लिए जाएगा। और बताओ इस पायरोल का अटैक किस कार्बन पे होगा, ऑफकोर्स इसी कार्बन पे होगा, है ना। तो जब मैनिक रिएक्शंस की स्टोरी चलेगी तब भी आप इस बात को समझिए कि लोन पेयर मूव किए, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, अटैक हुआ, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, और बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद वी हैव अ पायरोल सिस्टम, और ये जो कार्बन है यहाँ पे NMe2 लोन पेयर और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन विल फर्दर अंडरगो एरोमेटाइजेशन। और जैसे एरोमेटाइजेशन हो रहा है आप समझिए भैया पायरोल के पास रिएक्शन हो गई है, NMe2 ग्रुप यहाँ पे लग चुका है ना। तो इस तरीके से हमने कई सारे रिएक्शंस देखे। मैनिक रिएक्शंस आप आसानी से डील कर सकते हो बच्चों। आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगर वही चीज़ अगर ये ब्लॉक्ड होती, मान लीजिए इसे क्लेडन में एक सवाल दिया गया है कि भैया इसको मैंने बेंजीन लगा दिया होता और यहाँ मिथाइल और मिथाइल लगा के दिया होता और आपसे बोलता कि चलो यहाँ पे CH2 डाल दिया गया है और Me2NH डाल दिया गया है, एसिडिक कंडीशन डाल दिया गया, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो भैया ये पायरोल तो है ही, पायरोल का मतलब डेरिवेटिव है पायरोल के, मतलब एक अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा दिया है। तो ये पोजीशन ये तो ब्लॉक्ड है, तो ब्लॉक्ड पोजीशंस के बाद हमारा फॉर्माइलेशन कहाँ पे होगा, NMe2 ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा और ये बेंजीन की रिंग जो भी है लगी हुई रहेगी। तो नोट करिए इसको अच्छे से, अगर सेकेंड पोजीशन हमारे ब्लॉक्ड होंगे तो थर्ड पोजीशन पे अटैक कराना हमारे लिए फेवरेबल होता है।
नोट कर लो। आगे बढ़े, गुड। तो ABCDE मैनिक रिएक्शंस जो है पायरोल के पढ़ लीजिएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। चलें, अब हमारा अगला सवाल जो है वो है माइकल एडिसन। ABCDE नाउ F, यानी कॉन्जुगेट एडिशन बोल लीजिए या माइकल एडिशन ऑफ पायरोल कह लीजिए, माइकल एडिशन। और माइकल एडिशन आपको पता है कि वहाँ एक माइकल डोनर होता है और एक माइकल एक्सेप्टर होता है। तो मान लें मेरे पास एक पायरोल है और उस पायरोल में मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना दिया है जिसका नाम है मिथाइल विनाइल कीटोन है भाई, और आपसे पूछा है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। एक बार आप इस प्रोडक्ट को ड्रॉ करिए बच्चों, जरा इस प्रोडक्ट को आप ड्रॉ करिए ड्रॉ। तो जरा आप ड्रॉ करें तो आपको प्रोडक्ट बनना चाहिए ये, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, ये आपके पास प्रोडक्ट बनना चाहिए। क्या बना सकते हैं आप? ऑफ कोर्स बना सकते हैं, क्योंकि आप मान सकते हैं कि नाइट्रोजन के लोन पर मूव करेंगे और ये माइकल एक्सेप्टर है, अटैक होगा, थोड़े स्लाइटली एसिडिक कंडीशन लेने पड़ते हैं यहाँ पे, और फाइनली आप इसको जब अप्रोच करके इस कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाओगे तो नया कार्बन कार्बन का यहाँ बॉन्ड बनेगा, दिस विल बी द न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। और 1 2 3 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन बना करके C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 1 2, यानी ये आपका पहला कार्बन और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप लग जाएगा। और जब अटैक होगा तो ऑफ कोर्स ये O माइनस OH में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इनोल एसिडिक कंडीशन है, प्रोटोनेट करा दीजिए, प्लस यहाँ भी है, तो 2 काम है, इसको आप एरोमेटाइज कराइए और ये टोटोमराइज होकर के फाइनल ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो कभी कभी पायरोल है भैया, इनोल केमिस्ट्री का माइकल एक्सेप्टर है और वहाँ पे अटैक करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़रा नोट करिए इसको, अच्छे से समझिए और नोट करिए बच्चों। चलिए, तो माइकल एडिशन रिएक्शंस हो जाएंगे, पायरोल की रिएक्शंस आसानी से आप करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। एक सवाल और मैं दे रहा हूँ, ज़रा इस पर गौर फरमाइए। तो मान लीजिए मेरे पास पायरोल है, नेट वाले बच्चे ज़्यादा फोकस करेंगे, जेम वाले बच्चे आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्राई करके देख लेना। S डबल बॉन्ड O PH। चलिए ME, जब आप इस रिएक्शंस को करवाइएगा तो इसमें क्या होता है कि जब आप इस पे अटैक कराते हो, मैकेनिज्म आपको ड्रॉ करिए, लोन पेयर इस पे आएगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुए, अटैक, ठीक है, अटैक हुआ, बॉन्ड शिफ्टिंग हो गई, नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी बन गया, इनोलेट आयन भी बन गए, Me बन गया, और पॉजिटिव यहाँ एरोमेटाइजेशन के लिए आपको देना है। और जिस कार्बन पे आपने बॉन्डिंग कराई है, जिस कार्बन से आपने बॉन्डिंग कराई है ना भाई, यही कार्बन है जिससे आपने बॉन्ड बनाया है, इस कार्बन पे SO2PH लगा हुआ है, तो एक लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। तो ये जब एरोमेटाइज होंगे तो पता है ये यहाँ से लेफ्ट कर जाएगा। तो एक लिविंग ग्रुप अगर आपने यहाँ बना रखा है तो बच्चों क्या होता है कि आफ्टर द रिएक्शन ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाते हैं और फिर से माइकल डोनर बन जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको कि भैया इस पोजीशंस पे अगर कोई लिविंग ग्रुप है, जनरली सल्फर के ग्रुप मान लीजिए दिए गए होंगे, तो एलिमिनेट करा दीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ें, नोट कर लें इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो माइकल एडिशन रिएक्शंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, आप इसको अच्छे तरीके से इसका जवाब दे सकते हो। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ ABCDEF लाइक G, जिसका नाम है कंडेंसेशन रिएक्शंस। अब बोलोगे सर कंडेंसेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होगा? जैसे अल्डोल कंडेंसेशन थे, क्लेजन कंडेंसेशन थे, उसी तरीके से पायरोल के कुछ कंडेंसेशन रिएक्शंस भी हो सकते हैं। कैसे होंगे? तो ये कहानी होगी अगर हमने पायरोल को, देखो बच्चों, पायरोल की रिएक्शंस कराई है किसी भी, मान लीजिए कार्बोनिल ग्रुप, एक कार्बोनिल ग्रुप ये लगा हुआ है, एसिडिक कंडीशन, मैंने यहाँ पे H3PO4 डाल दिया है, बोला इन दोनों के बीच में क्या रिएक्शन होगी। तो बताइए, इतना तो आप समझदार हैं, यहाँ पे आप इस पे अटैक कराने के लिए इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे ही कराएंगे, है ना। और जब अटैक कराएंगे तो ज़रा एक बात देखें,
यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, नाइट्रोजन, यहाँ है MEHH मान लीजिए ना, और पाई बॉन्ड और इस कार्बन का नया बॉन्ड बना, और इस नया बॉन्ड में इस कार्बन पे 2 मिथाइल है और एक क्या हो जाएगा, OH, क्योंकि एसिडिक कंडीशन है, प्रोटोनेट हो जाएगा। और लास्ट में आप क्या करते हो, इसको एरोमेटाइज करते हो। लास्ट में इसको एरोमेटाइज करना पड़ता है, तो आपने इसको एरोमेटाइज कर दिया और आपके पास यहाँ पे एक अल्कोहल जनरेट हो गए हैं। बेसिकली ये कंडीशन एसिडिक है, तो H3PO4। अब एक बात बताओ ना कि क्या यहाँ पे जो OH बना ये डिहाइड्रेट नहीं हो सकता है? बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाएगा। और यहाँ पे एसिडिक कंडीशन होने की वजह से ये प्रोटोनेट होगा, और प्रोटोनेट होते ही यहाँ पे ये वाटर के फॉर्म में निकलना शुरू होगा। तो देखो जरा, यानी वाटर के फॉर्म में अगर ये निकलना शुरू हुआ, देखना प्लीज, तो यहाँ पे जैसे ये निकलना शुरू होगा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा पाई बॉन्ड स्टेबलाइज करने जाएगा, ये पाई बॉन्ड स्टेबलाइज करने चला गया, और यहाँ का लोन पेयर इस तरीके से इसको स्टेबलाइज करेगा, यानी ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव यहाँ बन रहा होगा। आप देख सकते हो, इसको समझ सकते हो इस तरीके से। देखो बच्चों, जैसे ये बाहर निकला पॉजिटिव यहाँ बना कि नहीं बना, तो यहाँ जो पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड विल स्टेबलाइज, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो जैसे बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पे, है ना, और ये पाई पॉजिटिव चार्ज हट गया और डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। अब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो डबल बॉन्ड यहाँ बन गया और पॉजिटिव हट करके कहाँ पे आ गया बताइए, इस कार्बन पे, और फिर ये लोन पर इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा मॉलिक्यूल तैयार हुआ या फिर इंटरमीडिएट तैयार हुआ, वो इंटरमीडिएट ये बन गया पाई बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्या मेरी बात आप समझ गए? पक्का। और N पे चार्ज क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव। अब क्या हुआ, अब बोलोगे सर इसको एरोमेटाइज कैसे किया जाए? तो एरोमेटाइज करने का दो तरीका क्या होगा, तो देखो, जैसे ये नया स्ट्रक्चर बना, तो ये जैसे स्पीसीज बनता है ना, तो इसके 2 मोल लिए जाते हैं, इसके 2 मोल्स वहाँ मौजूद होते हैं। दूसरा मोल जो होता है वो खुद न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, और न्यूक्लियोफाइल बन के क्या करेगा आप ही बताइए, अरे समझो, ये न्यूक्लियोफाइल बन के इसी के ऊपर में अटैक मारता है और बॉन्ड को दोबारा से एरोमेटाइज करके चला जाता है। इसका मतलब देखो बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल था डबल बॉन्ड इस पे तो आ गए, और ये जो कार्बन था, इस कार्बन पे दूसरा मॉलिक्यूल पायरोल का अटैक होगा, और वो पायरोल का जब अटैक होगा, आप समझ लो अब, क्योंकि भैया यहाँ पे तो H मौजूद है ना, जब ये अटैक किया तो पॉजिटिव यहाँ बन गया, और H जो यहाँ मौजूद है ये दोबारा से इसको क्या करेगा, एरोमेटाइज कर देगा, और ये एरोमेटाइज होने के बाद पाई बॉन्ड यहाँ पे मौजूद हो जाएगा। तो ये तुम्हारी जो होती है एक तरीके से 2 मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाते हैं पायरोल के, बस यहाँ क्या रहता है, CH2 ग्रुप आ जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। पायरोल के 2 इक्विवेलेंट यहाँ इस्तेमाल होंगे, कीटोन इस्तेमाल होगा, जो कि एक टर्सरी अल्कोहल में तब्दील हो जाएगा, और ये टर्सरी अल्कोहल के बाद फर्दर न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे पॉसिबल, और ये रिएक्शन बन जाएगी। नोट करें इसको बच्चों, नोट करिए समझ गए? तो इस टाइप की रिएक्शंस के लिए थोड़े से आप लोग तैयार रहेंगे। नोट कर लो। तो एल्डिहाइड और कीटोनों के साथ पायरोल की अट्रैक्शन कैसे रिएक्शंस होती है, सिंपल भैया, अल्कोहल बनाएंगे, अल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाएगा, डिहाइड्रेशन के बाद आप यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ पायरोल को लेकर के आइए और फिर यहाँ पे रिएक्शन को अंजाम दीजिए। सिंपल सी बात है भैया, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी तरीके से आपसे कोई कह दिया कि भैया यहाँ पे हमारे पास पायरोल है और पायरोल की रिएक्शंस करानी है बेंजल्डिहाइड बेंजोफिनोन से, ठीक है, बेंजोफिनोन से C+O और यहाँ पे डाल दिया गया है एसिडिक कंडीशन, मान लीजिए H3PO4। अब बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, इसको बना लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में एक नाइट्रोजन और लग जाएगा, है ना, और यहाँ पे फिनाइल। नोट कर लें इसको, चलिए ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ पायरोल, जो कि अच्छा है खासा एग्जाम में पूछा जाता है। तो विल्समेयर हो, मैनिक हो,
और आपका कंडेंसेशन रिएक्शन हो, माइक्रोलेशन रिएक्शन हो, ये तो पहचाना रिएक्शन है। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आने वाली होगी। आगे बढ़ा जाए, पक्का? ओके ठीक है। चलिए GH यहाँ पे आई ला दीजिए। अब है आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या मतलब कि अगर पायरोल में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंड पोजीशंस पे लगा हुआ है, देखो, है ना, और स्लाइटली एसिडिक कंडीशन आप यहाँ पे डाल करके थोड़ा हीट कर देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे थोड़ा स्लाइटली एसिडिक कंडीशन डाल के हीट करते हैं तो ये CO2 बन के यहाँ से रिलीज़ होता है। कैसे बन के रिलीज़ होगा ज़रा देखो। चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ पे एसिडिक कंडीशन डालते ही जो पायरोल है प्रोटोनेशन कर सकता है। तो मान लीजिए प्रोटोनेशन के लिए ये इस तरीके से चला गया, और अगर चला गया तो यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ आपके पास H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से H लॉस हो जाए तो पायरोल ही बन जाएगा, है ना। बट अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस का मतलब देखो इधर, यहाँ समझो कि ये CO2 बन करके यहाँ से रिलीज हो गया, तो जो एसिडिक कंडीशन था वो तो H+ वहाँ से रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएंगे, देख लो बच्चों, ये बॉन्ड और ये H वापस, और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे चला गया। क्योंकि देखो ये जो कार्बन था, इस कार्बन का जो हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, यहाँ लग गया, और यहाँ से CO2 रिलीज हो गए। तो पायरोल है और उसके सेकेंड पोजीशंस पे अगर आपने इसको रखा है ना, तो ये एरोमेटाइज हो जाते हैं, मतलब डिकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं। थोड़ी एसिडिक कंडीशन, थोड़ी हीट डाल दो तो CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होने के बाद वी हैव दिस मोइटी। तो जरा इस पे नोट करिए कि अगर मेरे पास कभी भी पायरोल के पोजीशंस पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन के लिए चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट करिए इसको अच्छे से। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस एक अच्छा रिएक्शन है जो पायरोल के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है, जितने भी अच्छे रिएक्शंस हैं वो मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपको पायरोल के सारे रिएक्शंस दिमाग में रखनी पड़े। तो हाँ, ये रख सकते हैं आप लोग अच्छे से। अगला रिएक्शन है जिसमें हम लोग बात करते हैं GHIJ, लिखिएगा, जिसमें हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विथ कार्बीन। रिएक्शंस विथ कार्बीन, ऐसे मैंने इसको कार्बीन में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है, पर यहाँ पे भी आप इसको देख लीजिए कि अगर मेरे पास कभी भी पायरोल की रिंग दी गई हो और पायरोल की रिंग में कोई कार्बीन हो, कार्बीन जैसे कि CH2Cl या क्लोरोफॉर्म CH3, अरे यार Cl, कार्बीन की रिएक्शंस कब पढ़ा था आपने, जैसे CHCl3 और NaOH। आपको पता है CHCl3 और NaOH क्या जनरेट करते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। और यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन की रिएक्शन थोड़ी अलग है क्योंकि ये इंसर्शन रिएक्शन करती है, तो डबल बॉन्ड के साथ ये इंसर्ट कर जाएगी, और पायरोल के डबल बॉन्ड के साथ अगर ये इंसर्ट करेगी तो आप देखें क्या होगा, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड तो बन गया, यहाँ क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन है। अब क्या, चूँकि आपने पढ़ा था ये लोन पेयर है और ये Cl है, तो ये यहाँ से इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आई थिंक ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, कि भैया यहाँ पे अगर आपके पास प्रोडक्ट बनाना है तो ये डबल बॉन्ड अब क्या होगा, देखो इधर आपने कैसे पढ़ा था, नंबरिंग कर लो इसको ताकि आपको 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये तो 2 3 4 और ये 5 तो है ही, और ये 6 है और ये 1 है। तो एक बात बताइए, N और ये 2 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया और 2 और 1 के बीच बॉन्ड बन गया और क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे आ गई। और अब इसको अगर रिप्रेजेंट करोगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था तो ये H को लॉस कर देगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अ pyridine। ठीक है, बॉन्ड आप बना लीजिए, ये 5 है, ये 6 है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 पे क्लोरीन को अटैच कर दीजिए। तो पायरोल के साथ अगर मैंने कार्बन लिया है, वैसे कार्बन जिसमें Cl लिविंग ग्रुप्स मौजूद है, तो भैया वहाँ से वो लेफ्ट Cl को बाहर निकाल देगा और आपके पास pyridine जैसी मोइटी दोबारा बन के तैयार हो जाएगी। आगे बढ़े, ये रिएक्शंस आपने पहले की हुई हैं, ये रिएक्शंस पहले की हुई हैं, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए,
ये रिएक्शन थोड़ी सी टिपिकल है, ज़रा इस पे फोकस करिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक पायरोल तो दिया हुआ है और इस पायरोल में मेरे पास जो चीज़ दी गई है वो क्या, इस तरीके से आपको बोला गया है कि भैया यहाँ N2 है, क्या है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये है रोहोडियम एसीटेट। अगर आपने पेरिसाइक्लिक पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि कार्बीन को बनाया है, या नॉर्मल कार्बन भी पड़ा हुआ है, तो रोडियम एसीटेट अगर आपने लिया है तो ये क्या जनरेट करेगा, N2 को लेफ्ट करके कार्बन बनाएगा। और अगर कार्बन बन गया तो कार्बन क्या करेगा, वो अभी आपने देखा कि जो मेरे पास कार्बन है दैट कार्बन विल फर्दर अंडरगो इंसर्शन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ कार्बन बन गया और कार्बन बनते ही देखो यहाँ तो डबल बॉन्ड है, यहाँ तो C डबल बॉन्ड OR है, ये कार्बन है और इस कार्बन का इंसर्शन होगा और कार्बन का इंसर्शन होने पे वी हैव अ दिस मोइटी। और अगर ये मोइटी बन गया, अब बताओ यहाँ कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, तो ऐसे केसेस में ये एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बन जाती है 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। तो यहाँ सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हो जाएगा, 3 3 का बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे 2 और 1 का बॉन्ड। अगर आप स्ट्रक्चर ज़रा देखें तो गौर से ज़रा देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ आपके पास H है, यहाँ पे आपके पास बॉन्ड था, तो ये और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है ना, ये 1 1 का बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ आ गया और ये 1 2 का बॉन्ड यहाँ बन गया। ठीक है भाई, तो 3 3 का बॉन्ड 1 1 का बॉन्ड ब्रेक हो गया, 1 2 का बॉन्ड 1 2 का बॉन्ड बन गया और जो 2 था यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR। अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्रिज्ड रिंग बन गई। ये कितने मेंबर की, देखो ये पूरा 1 और ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, और ये ब्रिज नाइट्रोजन इस तरीके से सामने आ जाएगा। 7 मेंबर की रिंग बन गई हो और यहाँ पे मान लो ब्रिज्ड नाइट्रोजन है, तो 1 और 5 के बीच में नाइट्रोजन आपका मौजूद है, बना दीजिए इसको। और डबल बॉन्ड 1 के बगल में क्या है 7, 7 के बगल में क्या है 6, 6 के बगल में 5 है, 5 के बगल में 4 3 2 और 2 किससे जुड़ा हुआ है 1 से। आप देख सकते हैं इस रिंग को, पहले दोबारा से इसको रिकैप कर देना, देख लेना। और डबल बॉन्ड 7 और 6 के बीच बन जाएगा और आपका जो 3 और 4 है वहाँ डबल बॉन्ड हो जाएंगे, 4 पे आपका C डबल बॉन्ड OR आ जाएगा। तो इस तरीके की रिंग बनाना सिखाया है आप लोगों को, और आप जानते भी हैं कि इस टाइप की रिंग्स अगर हम लोग बनाते हैं तो नंबरिंग करके चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, ये ब्रिज्ड नाइट्रोजन के फॉर्म में ले लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भैया कार्बन में अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो पिरिडीन बना दो, अगर नहीं है तो कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें इंसर्शन होकर रुक जाएगा, लेकिन अगर अलाइनिक पोजीशंस हैं तो वो फर्दर रीअरेंज हो जाएंगे। क्या होगा ये कोप रीअरेंजमेंट, 3 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, नोट करिए इसको, नोट कर लीजिए बच्चों। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो ये रिएक्शंस हम लोगों ने देख लिया कि भैया चलो पायरोल की रिएक्शंस कार्बन के साथ भी हो गई, काम बन गया। और अब मैं बात करता हूँ साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ पायरोल। बेसिकली पायरोल जो होते हैं वो काफ़ी एरोमेटिक होते हैं, इस वजह से इसकी जो डिल्सल्ड रिएक्शंस हैं वो बहुत मुश्किल से होती है पर हो जाती है। साइक्लो एडिशन ऑफ पायरोल, GHIJ था, इसको K कर लीजिएगा, ABCDEFGHIJK छोटी रिएक्शन है पायरोल की, मतलब पायरोल ये सब रिएक्शन दिखा सकता है। तो पायरोल अगर आए तो आपको तमाम चीज़ें हो सकती हैं। देखो पायरोल अगर मेरे सामने दिया गया है और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ है, मान लीजिए जो एक्चुअल जो कैरोथर में या क्लेडन में जो दिया हुआ है वो SOPH डाल के दिया गया है, SOPH, और यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। चलो बॉक ग्रुप एक ग्रुपिंग है जो N को प्रोटेक्ट करके रखती है, बॉक एक एस्टर ग्रुप है, एनहाइड्राइड ग्रुप था, उसको मतलब N के साथ प्रोटेक्शन के लिए लिया जाता है। तो होगा क्या, अगर मैं इसके डिल्सल्ड रिएक्शंस कराऊंगा तो आप देख सकते हैं, इसको मैं अगर इस तरीके से भी लिखूं तो आई थिंक आप समझ पाएंगे कि अगर यहाँ पे नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे बॉक है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 1 6 का बॉन्ड बन गया, 5 4 का बॉन्ड बन गया, 2 और 3 का बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है, N है, यहाँ पे आपके पास बोक लगा हुआ है, डबल बॉन्ड एक बन गया बीच में और ट्रिपल बॉन्ड से एक डबल बॉन्ड यहाँ पे रह गया, तो SOPH ये आपके पास बन के तैयार हो गया। फाइन। अब कई बार रिएक्शंस आगे बढ़ा हुआ है कि भैया यहाँ पे अगर H2 पैलेडियम चारकोल डाल दिया तो क्या, तो देखो H2PD
चारकोल क्या करेगा, जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं इनको छोड़ देता है और लेस कॉन्जुगेटेड वाले डबल बॉन्ड को वो रिड्यूस कर देता है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो लेस कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है हम उनको क्या कर देंगे, रिड्यूस करा देंगे और इसको एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ पे एन-बोक लगा देंगे। अगर यहाँ पे आपसे पूछा गया है, देखो ये क्लेडन का एग्जाम्पल है जिसमें उसने पिरिडिन लिया हुआ था और यहाँ पे ब्रोमीन लगा के दिया हुआ था और इसके साथ एन-ब्यूटाइल लिथियम डाल दिया था। जेम वाले बच्चों आप इसको स्किप कर सकते हैं, इस रिएक्शंस को देख सकते हैं पर इसको स्किप कर सकते हैं कि अगर एन-ब्यूटाइल लिथियम डाल दिया है और ब्रोमो, तो ब्रोमो के साथ एन-ब्यूटाइल लिथियम का क्या रोल होता है, लिथिएशन, है ना। Br को हटा करके यहाँ क्या लगा दिया जाता है, लिथियम। और अगर लिथियम अटैच कर दिया तो लिथियम न्यूक्लियोफिलिक यानी जो अटैक करता है वो इस तरीके से अटैक कर जाएगा, बॉन्ड इस पर अटैक करके पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक कॉन्जुगेट एडिशन जैसा, क्योंकि इस पर तो अटैक होगा नहीं। सिंपल सी बात है, यहाँ एन यहाँ बोक लगा हुआ है और ये जो है पिरिडिन, यहाँ पे मान लीजिए पिरिडिन का अटैचमेंट हो गया और ये SOPH यहाँ पे लग गया, है ना। इनोलेट केमिस्ट्री की तरह इसको अटैक कराना, प्रोटोनेट करा के दोबारा कीटो फॉर्म में ले आना, तो ये पिरिडिन यहाँ पे जा करके अटैच हो जाते हैं। तो एक रिएक्शन ये भी दिया हुआ था कि अगर मेरे पास पायरोल है तो पायरोल जनरली रिएक्शंस नहीं करते हैं, पर हाँ अगर आपके पास रिएक्शंस क्या स्लो रिएक्शंस करते हैं, ना तो नहीं बोल सकते आप इसको। अगर डिल-सेल्ड रिएक्शंस कभी पूछा गया है तो ये एक एग्जाम्पल है जिसको आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, नोट कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। तो पायरोल की रिएक्शंस है भैया, पायरोल रिएक्शन साइक्लोएडिशंस के लिए कभी कभी चला जाता है तो नो प्रॉब्लम, आप इसको ले जा सकते हैं। दूसरा है, अगर मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन दिया हुआ है इस तरीके का, यहाँ पे है N डबल बॉन्ड, यहाँ है बोक और यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे है आपके पास एनहाइड्राइड, ठीक है, और हीट प्रोडक्ट बनाइए। तो आप देख सकते हैं दिस रिंग जो है वो हमारा पार्टिसिपेट कर जाएगी। और पार्टिसिपेट क्यों करेगी, क्योंकि इससे एरोमेटिसिटी रिगेन की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, ज़रा देखो यहाँ पे अगर आप इसको रिएक्शंस कराने के लिए भेजोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। थोड़ा मैं स्पीड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तो पेरिसाइक्लिक है और पेरिसाइक्लिक आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा लोचा नहीं है भैया। 6 और ये 5 है और यहाँ पे एनहाइड्राइड आपकी बनी हुई है, बना दीजिए, क्या दिक्कत है। डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में आ जाएगा और बाद में हम इसको आइसोमराइज कर सकते हैं कि नहीं, यस, ये जो H है ये आइसोमराइज कर जाएगा और आइसोमराइज करने के बाद चूंकि ये डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा और ये एरोमेटाइज्ड बन जाएंगे। दिस विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर। तो पायरोल के बगल में अगर कोई इस तरीके के ग्रुप दी गई हो तो आप इस पर आसानी से इसको प्रोडक्ट बना सकते हैं। नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो पायरोल की अगली रिएक्शंस कौन सी हैं, जरा देखें। जरा इस रिएक्शंस को पहले आप खुद सॉल्व करिएगा तो देखिएगा कि आप इसको प्रोडक्ट बना पा रहे हैं या नहीं। ये जो हल्का हल्का और आपसे जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो प्रोडक्ट आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए बच्चों। जरा देखें कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। डरना नहीं, कर सकते हो आप, है ना भाई। तो सिंपल है, आप जानते हो कि भैया ये आपका पेरिस है। आप तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड इसी पे अटैक कराना पड़ेगा, है ना, डबल बॉन्ड और सॉरी ठीक है। मॉलिक्यूल जो है चलिए इसके ऊपर ट्राई करिए आप कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। N2 को लॉस करके भी बनाना होगा। पहले मैं फिर से एक बार चेक कर लूँ। अच्छा पहले रुक जाओ, मैं इस सवाल को पहले एक बार दोबारा मुझे देखना पड़ेगा, हो सकता है नाइट्रोजन मिसिंग हो। फिलहाल के लिए अब इसको रहने दीजिए, फिर से इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं, क्योंकि सवाल मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि नाइट्रोजन समथिंग मिसिंग है, तो एक बार मैं इसको रीचेक करके फिर सवाल आपको दूंगा। चलिए, तो ये तुम्हारा रिएक्शंस खत्म होता है साइक्लोएडिशन रिएक्शंस का। कुछ रिएक्शंस मैंने करा दिए, कार्बिन के साथ भी रिएक्शंस हो गई हैं। और एक रिएक्शन से भैया हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन, ठीक है, पायरोल का हेलोजिनेशन है, वो भी नोट कर ही लो। हेलोजिनेशन कभी कभी पूछ देता है कि जैसे एनिलीन की आपने हेलोजिनेशन पढ़ी थी ना, Br2 के साथ पूरा
सारे पोजीशंस जो होते थे एनिलीन के, ब्रोमीन उस पर अटैक कर जाता था, याद है? ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शंस करते थे प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो सारे के सारे ब्रोमीन ऑर्थो और पैरा पे आ जाते थे। तो वैसा ही पायरोल के साथ भी होता है। अगर पायरोल मैंने लिया है तो पायरोल में अगर ब्रोमिनेशन करा दिया तुमने प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो पायरोल के हर एक पोजीशंस जितने भी हैं ना, उन सारे पोजीशंस पे ब्रोमीन का अटैचमेंट हो जाता है। तो ये थोड़ी एक रिएक्शन है जो कि पायरोल की हैलोजिनेशंस की स्टोरी कहती है। बोलते भैया सब जगह पे हम लोग ब्रोमीन को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, इसमें कोई लोचा नहीं होता। ठीक है, चलो तो ये कहानी पायरोल की अभी हैलोजिनेशंस की थी। जो जो इम्पोर्टेंट हैलोजिनेशंस हैं वो सब मैंने आपको करवा दिए। एक और रिएक्शन है रिडक्शन, पायरोल का रिडक्शन। IJK जो भी था, L जो भी था, MN जो भी लगा देना, ठीक है, यानी रिडक्शन, बर्थ रिडक्शन या रिडक्शन ऑफ पायरोल, रिडक्शन ऑफ पायरोल। तो देखो रिडक्शन ऑफ पायरोल में पढ़ा जाता है जनरली बर्च को। बर्च मतलब पाइबोन और यहाँ पे सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। ऐसे इसका जो बर्च कराना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सिस्टम्स की तरह होता है, लेकिन अगर हमने इसका बर्च कराया तो फाइनली प्रोडक्ट कैसे बनेगा आप जानते हो ना। ये डबल बॉन्ड रेडिकल अनायन पेयर में टूटेंगे और रेडिकल अनायन पेयर में टूटने के रेडिकल अनायन पेयर आपस में दूर भागते हैं। ये बात पता है आपको? पता है ना, बिल्कुल पता होगा। और फर्दर आप यहाँ पे इसको प्रोटोनेट करके आप इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हो, तो डबल बॉन्ड क्या होंगे, बीच में आ जाएंगे। वैसे ही देखो, अगर मेरे पास पायरोल है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONR2 ग्रुप लगा हुआ है, CONR2, और यहाँ पे लिथियम लिक्विड अमोनिया डाला गया है और फर्दर यहाँ मिथाइल आयोडाइड। अब आपको पता है भैया कि एक डबल बॉन्ड आप कैसे इसको करना होगा, जिसमें डबल बॉन्ड आप बनाओगे तो माइनस चार्ज यहाँ जो बनेगा, रेडिकल यहाँ बनेगा, C डबल बॉन्ड ONR2, इस माइनस चार्ज का अल्काइलेशन करा देना है ना। अल्काइलेशन करा के यहाँ पे CH3 ग्रुप आपको अटैच कर देनी है और लास्ट में यहाँ पे H लगा देना है ना भाई, समझ गए मेरी बात को। और जनरली यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है क्योंकि सोडियम है तो इसके H को खा करके इसको बना देगा क्या, माइनस बना देगा ना यार। इसको N को जनरली पायरोल की रिएक्शंस पढ़नी है तो N को प्रोटेक्ट यानी बोक एनहाइड्राइड के फॉर्म में इसको प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, फिर इसकी रिएक्शंस पढ़ी जाती है। तो ये रिएक्शंस हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। नोट करिए इसको बच्चों, आगे बढ़ते हैं, बढ़े पक्का, ग्रेट। तो पायरोल में बर्च रिडक्शंस जो हैं वो आप कंप्लीट करा दीजिएगा। और बर्च में ही अगर आपसे सवाल पूछ दिया गया है कि चलो ये पायरोल है और इस पायरोल के इस कार्बन पे आपने NR2 ग्रुप को लगाया है, अब क्या करोगे भैया? लो भैया, सोडियम लिक्विड अमोनिया भी मैंने डाल दिया है और यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड भी डाल दिया है, क्या करोगे? तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे सर जी यहाँ पे मैंने रेडिकल अनायन पेयर को तो रखा है, C डबल बॉन्ड ONR2 है और बोक ग्रुप लगा दो। अब समझ रहे होगे, या माइनस चार्ज या रेडिकल बनाया, जो भी बनाया आपने, तो इसको दूर भगाने के बजाय, चूंकि माइनस यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बनाना क्या पड़ेगा, यहाँ माइनस है, रेडिकल है, तुम बोलो सर इसको मैंने यहाँ से दूर भेज दिया। दूर भेजने के बाद आपने इसको दूरियां तय करवा दी, चलो ठीक है मान लिया मैंने, आपने दूरियां तय करवा दी, माइनस रेडिकल बना दिया, इस किसी को प्रोटोनेट करा दिया है, ठीक है। अब अगर तुम प्रोटोनेट कराओगे माइनस और रेडिकल, ऐसा समझो, तो यहाँ रेडिकल बना, यहाँ माइनस बना, तो इसको आपने प्रोटोनेट करा दिया और रेडिकल जो बना यहाँ माइनस दोबारा बनेगा। और अगर ये नहीं होता तो इसको यहीं प्रोटोनेट करा देते, लेकिन अगर ये है ना, तो ऐसे केसेस में ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको इसको दोबारा से विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में अनायन बनाना ही पड़ेगा और फर्दर फिर इसको अल्काइलेशन के लिए ले जाना है। तो याद रखिए थोड़ा, ये रिएक्शन आपके लिए इस तरीके का बनेगा। ये अगर विड्रॉइंग ग्रुप अल्काइलेशन कराना हो, मेनली अल्काइलेशन के वक्त आपको ये सवाल दिया जाएगा। तो है ये कुछ सवाल जो पीरियड नॉर्मल पायरोल की रिएक्शन है, जिसमें आपके पास विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, तब तो अल्काइलेशन यहीं कराना है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर एक ग्रुप यहाँ लगा हुआ है तब डबल बॉन्ड भी यहाँ लगा के अल्काइल ग्रुप लगाना तो बेवकूफ़ी है ना। तो फिर आप इसको डबल बॉन्ड को आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लो, ये थोड़ा सा बोलते हैं ना हट के सवाल होता है, पीरियड में भी थोड़ा हट के सवाल था,
नोट कर लो इसको, जिसमें हम लोग अनायन रेडिकल पेयर को दूर तो भेजते हैं, फिर बाद में उसको नज़दीक लाना पड़ जाता है। चलिए, वेरी गुड। रिएक्शंस जो हैं पायरोल के ऑलमोस्ट फिनिश्ड होने वाले हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक। चलिए, अगला रिएक्शन है पायरोल का रिएक्शन विथ बेस, यानी अगला रिएक्शन जो भी आप लिखिएगा जिसमें आप बात करिएगा रिएक्शन ऑफ पायरोल विथ बेस, रिएक्शन विथ बेस है बच्चों। तो बेस की अगर मैं बात करूं तो पायरोल में बेस का क्या काम, तो पायरोल जो होता है उसके जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक भी होते हैं। तो कोई भी बेस, स्ट्रॉन्गर बेस जैसे सोडियम हाइड्राइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या एन ब्यूटाइल लिथियम हो, है ना, ये सब क्या करता है बेसिकली, ये इस H को खाने का काम कर देता है ना भाई, OH माइनस। तो ये H को खा जाते हैं और H को खाने के बाद बेसिकली ब्यूटाइल लिथियम लो और या NH लो, तो इस माइनस को जनरेट कर देते हैं। अब एक बार आप समझ लीजिए भैया, यहाँ माइनस और लोन पेयर दोनों आ गया, तो फिर यहाँ पे जो हमारा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, अगर मैंने नाइट्रोजन को पहले बेसिक कंडीशंस में डाल दिया है उसके बाद इसको इलेक्ट्रोफाइल दिया है, तब तो ये ही अटैक होगा, क्योंकि N का लोन पेयर तो फ्री है, वो एरोमेटाइज किसी भी तरीके से कर जाएगा। ये पॉइंट नोट करने की है कि अगर आपने किसी पायरोल को बेसिक कंडीशन में डाल दिया और उसको अनायन में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर नाइट्रोजन का जो माइनस है दैट माइनस विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसीलिए देखो, अगर यहाँ पे कोई असाइलेशन की बात करता है, मान लीजिए रिएक्शन, इसकी रिएक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो अगर यहाँ पे इस तरीके से आपको रिएक्शन दिया गया है, सोडियम हाइड्राइड देन एसिड क्लोराइड, क्या होगा बताइए। एसिड क्लोराइड बोले तो CH3 डबल बॉन्ड OCl, तो सोडियम हाइड्राइड इस N को खाएगा और N पे माइनस चार्ज जनरेट करेगा और यही माइनस इसी CO पे अटैक करके Cl को बाहर निकालेगा और अब कहानी बदल जाएगी, असाइलेशन नाइट्रोजन पे हो जाएगा। तो जब भी हमें नाइट्रोजन, पायरोल के नाइट्रोजन पे अगर असाइलेशन कराना पड़े ना, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी। और इसी तरीके से मान लीजिए आपको दिया गया है N ब्यूटाइल लिथियम दिया हुआ है और टोसाइल क्लोराइड दिया हुआ है, क्या होगा बताओ। N ब्यूटाइल लिथियम और टोसाइल क्लोराइड में N ब्यूटाइल लिथियम H को खा जाएगा और यही TS पे अटैक करके इसको टोसाइल ग्रुप में कन्वर्ट करती है ना। तो इसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, देखो प्रोटेक्शन कैसे की जाती है N के साथ। ये रिएक्शन समझ गए आप लोग। तो इसी कहानी को हम देखते हैं, समझते हैं कि भैया नाइट्रोजन के H को अगर किसी ने खा लिया और उसके बाद उसको किसी ने बोला कि भैया अब इसको माइनस चार्ज बना दो और उसके बाद रिएक्शंस कराओ, तो कैसे बनेगा। तो देखो एक रिएक्शन है, इसी में देख लेना जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। N को अगर हम लोग, एक रिएक्शन होती है DMAP, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। DMAP क्या होता है, नाइट्रोजन पिरिडीन होती है और यहाँ पे NMA2 होता है, इसी को DMAP कहते हैं। और होता है बॉक एनहाइड्राइड, जो कि क्या होता है, देखो बॉक एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं, एनहाइड्राइड। और बॉक एनहाइड्राइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O दिस वन, और ये जो दोनों कार्बन है इन दोनों पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ रहता है, दिस इज बॉक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉक एनहाइड्राइड कहते हैं। तो देखो ये जो DMAP है ये क्या करता है, ये स्लाइटली बेसिक होता है क्योंकि इनका लोन पेयर, ये लोन पेयर में समझ सकते हो, ये इस पहले इस H को खाने का काम कर देता है। तो DMAP क्या करता है बच्चों, बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करता है और बेसिक कंडीशंस की वजह से ये माइनस जनरेट करते हैं और माइनस चार्ज अटैक करके इस पूरे ग्रुप को बाहर निकाल देते हैं, है ना। और बाहर निकालने के बाद ये जो कार्बन है N पे माइनस से ये अटैक कर जाता है और C डबल बॉन्ड और यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल, और इसी को बॉक कहा जाता है, समझ गए। तो यानी ये जो पूरा ग्रुप है C डबल बॉन्ड O बॉक ट्वाइस O, ये कहानी है इसकी। तो ये दोनों बॉक ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। और ये आपका प्रोटेक्टेड फॉर्म में चला जाता है।
तो कभी भी पायरोल को बोक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करना हो, यानी आपको कहा जाता है कि भैया पायरोल है और पायरोल को एन बोक में कन्वर्ट करना पड़े, तो क्या डाला जाता है, याद रखना, डीमैप और बोक एनहाइड्राइड। सिंपल है यार, है ना। नोट कर लो इसको, नोट कर लो। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बोक एनहाइड्राइड की बात हम लोग कर चुके हैं। सवाल हमारा फिनिश होता है पायरोल, मतलब बेसिक कंडीशन अगर मैंने पायरोल में डाल दिया तो फिर भैया ये सारे रिएक्शंस के लिए तैयार हो जाइए। अब इसी तरीके की रिएक्शंस क्या है, इसी बेसिक कंडीशंस में रिएक्शंस क्या क्या हो सकती है, देखो यहाँ दी, अगर यहाँ पे मेरे पास NH है और यहाँ पे मेरे पास NMe3+ है, देखो, और यहाँ पे दिया गया है NaCN। इस टाइप के रिएक्शंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्या होगा, NaCN अगर है तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, देखो CN- है, CN- बेस की तरह एक्ट कर सकता है, तो ये H पे अटैक करता है और H पे अटैक करने के बाद यहाँ जनरेट कर देता है माइनस, और इस माइनस की वजह से रेजोनेंस करके हम इस NMe3 को यहाँ से L बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकालने के बाद यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो डबल बॉन्ड ये इस जगह पे आ जाएगा, है ना। तो अगर बेस एसिड बेस रिएक्शंस होती है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप मौजूद है ना बच्चों, तो ये H को खाएगा, माइनस बनेगा और ये इसको लेफ्ट कर देता है। इवन सी भी मैकेनिज्म जैसी चीजें है, और जैसे बनेगा उसके बाद CN- आ जाएगा, CN- माइकल एडिशन की तरह इस पे अटैक कर जाएगा, और जो HCN जहाँ से बना था वो यहाँ से H को गेन करके दोबारा से माइनस को जनरेट कर देते हैं, और फाइनली प्रोडक्ट जो बनता है वो ये बन जाता है। ऐसा लगता है ना CN- अटैक करके NMe2 को बाहर निकाल दिया, पर नहीं, पहले एसिड बेस रिएक्शंस हो जाती हैं, अनायन बनता है, फिर उसको ये बाहर निकालता है। तो ये रिएक्शन एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो नोट करिए इसको, एसिड बेस रिएक्शंस की स्टोरी जब हमारे पास आएंगी तो हम इस पर चर्चा करते हैं।